नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम गेम प्लान। इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं उन मैचेस की। आईपीएल चूंकि चल रहा है और लगातार आप देख सकते हैं कितने रोमांचक मुकाबले हो रहे हैं। एक तरफ कल एकाना स्टेडियम में लखनऊ बनाम दिल्ली का मैच था। जो लोग भी इस मैच को देख रहे होंगे तो उन्होंने देखा होगा, हेमंत बदानी पूर्व भारतीय बल्लेबाज हैं और इस दिल्ली टीम के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब जल्दी विकेट गिरते हैं तो डेविड मिलर बिल्कुल पैडअप हो गए थे, हेलमेट पहन के ग्राउंड पर एंटर करने वाले थे। उसी के वक्त हेमंत बदानी दौड़ते भागते आए, उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर पहले ही समीर रिजवी जा चुके हैं, अब स्टब्स जाएंगे। स्टब्स ने आके जिस तरीके से बल्लेबाजी करी और समीर रिजवी, मेरठ के इस लड़के ने जिस तरीके से खेला है, उसने बता दिया कि भाई क्या होता है इम्पैक्ट प्लेयर। असली मतलब कल समीर रिजवी ने बताया। एलएसजी की गेंदबाजी बहुत खराब हुई। एलएसजी लगातार गेंदबाजी की बात करें और बल्लेबाजी की सबसे बड़ी बात तो मैं अब तक नहीं समझ पा रहा हूं कि ऋषभ पंत ओपन क्यों आए इस पर लगातार। और जिस चीज़ का दर्शकों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है वो एक, अगर देखें संजीव गोयनका और ऋषभ पंत और जस्टिन लैंगर का एक कन्वर्सेशन वायरल हुआ। खैर, कल के मैच पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले और आज मुकाबला है कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। आपको बता दें आईपीएल 2026 का ये छठा मैच खेला जाना है। दोनों ही टीमें सीजन में अपना पहला मैच गंवा चुकी हैं। ऐसे में इनका लक्ष्य जीत के साथ अपना खाता खोलना होगा। वहीं केकेआर की टीम 29 मार्च को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबला 6 विकेट से गंवा बैठी है, जबकि एसआरएच को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ इतने ही विकेट के अंतर से मैच गंवाना पड़ा था। केकेआर की टीम इस मुकाबले के साथ अपनी गेंदबाजी की मुख्य समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेगी, खासकर स्पिन गेंदबाजी के मामले में। केकेआर के लिए यह मैच घरेलू मैदान पर होने वाले अहम मुकाबलों की शुरुआत है। एक हफ्ते के अंदर 3 मैच खेले जाने हैं और राज्य चुनाव की वजह से लंबे ब्रेक से पहले 19 अप्रैल को एक मैच और होना है। ऐसे में 3 बार की चैंपियन टीम अपने परिचित माहौल का फायदा उठाने के लिए बेताब होगी। ईडन गार्डन्स में केकेआर का रिकॉर्ड बेहद मजबूत रहा है, जिन्होंने इस मैदान पर खेले गए अपने 95 मुकाबलों में से 54 में जीत हासिल की है। लेकिन इस सीजन की शुरुआत उनके लिए थोड़ी डगमगाई हुई रही। गेंदबाजी में गहराई की कमी की बढ़ती चिंता बन गई है। हर्षित राणा और आकाशदीप के चोटिल होने के साथ ही मत्स्यदा पथिराना के उपलब्ध ना होने और कैमरून ग्रीन की स्मृति भूमिका ने भी गेंदबाजी को कमजोर कर दिया है। हालांकि इन सब के बीच चिंता की बात उनके स्पिन गेंदबाजों की जोड़ी है, जो कि सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती का प्रदर्शन है। वहीं अपने पहले मैच गंवाने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद भी इसी तरह की समस्याओं का सामना कर रही है। इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर केएल तेजवानी सर जुड़ चुके हैं। तेजवानी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आज जिस तरीके से केकेआर एसआरएच का मैच है, दोनों टीमों के लिए सबसे बड़ी चिंता उनकी गेंदबाजी है। दोनों ने 200 रन के टारगेट को चेस कराया है। आज चूंकि केकेआर का होम ग्राउंड है तो कल एक मिथ ये भी टूट गया कि होम ग्राउंड की टीम मैच जीत रही है। कल एकाना में लखनऊ हारी है और आज केकेआर का मैच ईडन गार्डन्स में ये 101वां मुकाबला होगा T20 का। और विकेट चूंकि बहुत अच्छा बैटिंग फ्रेंडली है, छोटा ग्राउंड है, हाई स्कोरिंग मैच होने की आज भी उम्मीद है। सर, अनम्यूट कर लीजिए जिससे हम आपको सुन पाए। सर, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए जिससे आपकी आवाज हम तक आ सके। नहीं सर, आपकी आवाज हमसे नहीं आ रही। हम फिर से आपसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, हैदराबाद भी कुछ ऐसी समस्याओं का सामना कर रही है। हालांकि उनका माइक नहीं बंद है, लेकिन उनके गेंदबाज विकेट नहीं ले पा रहे हैं। उनके पास अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और ट्रेविड हर्ट्ज के रूप में मजबूत टॉप ऑर्डर है, लेकिन उनकी गेंदबाजी यूनिट 200 से ज्यादा स्कोर को बचाने में मुश्किल महसूस कर रही है। और केएल तेजवानी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। केएल सर, दोनों ही टीमों के साथ गेंदबाजी की बड़ी समस्या है। दोनों गेंदबाज 200 रन नहीं बचा पा रहे। T20 में बहुत बड़ा स्कोर होता है 200 रन। अगर वो भी नहीं टीम बचा पा रही तो बल्लेबाज कहां जाए?
मेरी आवाज आ रही है आप तक हाँ अभी? बिल्कुल सर, आ रही है आपकी आवाज़। हाँ। नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं कि जहां तक हैदराबाद की टीम का सवाल है, उनकी ताकत हमेशा से बल्लेबाजी रही है। और उन्होंने हमेशा ही ये उम्मीद किया है कि हमारे बल्लेबाज एक हमें एक अच्छा स्टार्ट दे देंगे जब वो शुरुआत करते हैं। और कहीं ना कहीं उस पर निर्भर भी रहा। और देखिए तो टूर्नामेंट की सबसे जो स्ट्रांग बल्लेबाजी है, वो चार मेन बैट्समैन हैं उनके पास: अभिषेक, हेड, किशन और क्लासन। पिछले मैच में तो दो बैट्समैन उनके जल्दी आउट हो गए थे। और वो हमेशा इनका प्रयास यही रहता है कि 200 से ज़्यादा का जो रन है वो अपनी टीम के लिए बनाए वो। और जहाँ तक केकेआर का सवाल है, वो एक मिश्रण के साथ खेलती है, जिसमें उसकी स्पिन गेंदबाजी तो डेफिनेटली उनकी ताकत है ही। टूर्नामेंट के दो अच्छे स्पिन बॉलर हैं उनके पास, और मीडियम तेज गेंदबाज भी हैं उनके पास। और सबसे बड़ी चीज़, आज का मुकाबला वो अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं। दोनों टीमें अभी अपनी पहली जीत की खुशबू सूंघने का इंतजार कर रही हैं। अभी दोनों को अभी मजा नहीं आया है, मतलब चखा नहीं उन्होंने जीत का क्या होता है। और डेफिनेटली आज के मैच के बाद एक टीम जो जीतेगी उसमें से, तो एक उसका खाता खुल जाएगा जीत का, और वहीं से एक शुरुआत होती है अच्छे टूर्नामेंट में एक मोमेंटम बनाने की। जी बिल्कुल सर, ये तो आज ये दोनों टीमें हो गई, लेकिन कल का मैच आपने देखा, ऋषभ पंत की जी ओपनिंग को लेकर काफ़ी बातें आ रही हैं कि ऋषभ पंत ओपन क्यों आए। और लगातार जिस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स पिछले 3 सीजन, 2024 के सीजन में पहला मैच 8 विकेटों से हार, दिल्ली कैपिटल्स सेम टीम 2025 ओपनिंग मैच 6 विकेट से हार, और कल फिर 6 विकेट से हार गए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कल जब मैं वो मैच देख भी रहा था, तो वहां पर सबसे बड़ी चीज थी, जस्टिन लैंगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था मैं तब, तो उन्होंने कहा कि हमारे सारे प्लेयर्स फिट हैं, मयंक यादव मैच प्ले नहीं किए। आपके पास सिकाना में दिग्पेश साठी को खिलाने का मौका था, आपने दिग्पेश साठी को नहीं खिलाया, उनकी जगह शहबाज अहमद को आप लेकर आए क्योंकि आपकी बैटिंग कोलैप्स कर गई थी। तो इतनी बड़ी टीम, केन विलियमसन जैसा कंसल्टेंट आपने ले आए, आप और तमाम प्लेयर हैं, लेकिन उसके बाद भी जो प्लेयर्स हैं वो किस वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ये एक सवालिया निशान है पिछले 3 सीजनों से एलएसजी के ऊपर। देखिए, जो शीर्ष क्रम के बल्लेबाज होते हैं वो किसी भी टीम की एक बैटिंग की ताकत होते हैं, रीढ़ की हड्डी होता है, मान के चलिए आप। मध्यम क्रम को, और सबसे बड़ी चीज है T20 क्रिकेट में जो रिकवरी होती है ना, उसके चांसेस बड़े कम होते हैं। तो आपको ये मान के चलना होगा जो टीम के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज हैं, और ऋषभ पंत ने अभी जिम्मेदारी लेनी है। वैसे तो देखिए, ऋषभ पंत के बारे में हमेशा देखा जाता है, जब वो अच्छा खेलते हैं तो सबको अच्छा लगता है, पर वो किस तरीके की शॉट खेल के आउट होते हैं उसका और किसी को भी कुछ मालूम नहीं होता। वो बेसिकली वो सरप्राइज करते हैं सबको अपने आउट होने के तरीके से, और नया नया तरीका वो ढूंढते हैं कि वो कैसे करें। तो मैं समझता हूं कि जो शीर्ष क्रम के खिलाड़ी हैं और टीम के जो बल्लेबाज हैं, जिसमें प्रारंभिक बल्लेबाज हैं, इनको एक विशेष जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे टूर्नामेंट में अगर आपने अपनी पकड़ नहीं मजबूत बनाई, तो कहीं ना कहीं आपके जो टीम के खिलाड़ी होते हैं, एक थोड़ा सा हताशापन होती है, सेल्फ डाउट होता है। कितना भी सपोर्ट स्टाफ देखिए, बड़े बड़े खिलाड़ी वहां पर बैठे हैं, मेंटर बैठे हुए हैं उनके, पर कहीं ना कहीं मन में एक वो क्वेश्चन मार्क आ ही जाता है कि क्या ये सीजन हमारा है कि नहीं है। हालांकि अभी बहुत अर्ली है, अभी तो बिल्कुल शुरुआती हुई है, 5% भी ये टूर्नामेंट में आगे नहीं बढ़े हैं, अभी पूरा टूर्नामेंट अभी बाकी है हमारा होना है। तो कुल मिला के इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से आज के मैच की बात करते हैं, जिसमें जो हैदराबाद की टीम है, हैदराबाद की टीम को मैं एक अच्छी फेवरेट टीम मानता हूं, पर दुर्भाग्यवंश अगर आप 2025 का आईपीएल भी देखें, तो जो हैदराबाद की टीम थी वो 6वें स्थान पर थी, 14 में से 7 मैच जीते थे। और केकेआर तो और नीचे थी, वो 8वें स्थान पर थी, उन्होंने भी अपने 14 में से 7 ही मुकाबले जीते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो टीमों ने, जो नया ऑप्शन हुआ है, नए कॉम्बिनेशन बने हैं, उसमें एक उम्मीद के साथ ये लोग आए हैं। और मैं समझता हूं कि आज की जो जीत है वो दोनों टीमों को एक अच्छी सी वो जो कहते हैं ना आत्मविश्वास जो है वो खिलाड़ियों में जगेगा, और मेरे ख्याल से उससे बाद एक अच्छी शुरुआत होगी इनकी कि उसको आगे कैसे लेके चलते हैं। और वैसे भी जो इस दोनों टीमों का जहाँ तक मुकाबला है, तो केकेआर का पल्ला भारी है, पर चूंकि कहना नहीं चाहिए कि जो पास्ट होता है उसका थोड़ा बहुत महत्व होता है, जो साइकोलॉजिकल एज जिसको हम बोलते हैं, आपके प्रतिद्वंदियों के ऊपर होता है। पर कहना नहीं चाहिए, जो ये नया वर्ष है, नई टीमें बनी हैं, नए कॉम्बिनेशन है, सब कुछ अलग अलग है, तो मेरे ख्याल से हर टीम एक नया इतिहास को बनाने के लिए मैदान में उतरती है। और हम काफ़ी एक्साइटेड हैं कि आज का मैच कैसे अनफोल्ड होता है,
और जैसा कि आपने बताया कि जो ईडन गार्डन का मैदान है ये सपोर्टिंग होता है, यहाँ पर ये देखा गया है कि जो फास्ट बॉलिंग है और स्पिन है तकरीबन 60-40 इनको सफलता मिलती रही है, जो पूरे रिकॉर्ड हैं इनके पुराने। तो मेरे ख्याल से कुल मिला के छोटा ग्राउंड है, इसमें कोई शक नहीं है, पर बहुत ज़्यादा रन भी नहीं यहाँ बनते हैं। आप मान के चलिए कि एक 200 190 200 का जो स्कोर होता है वो एक अच्छा स्कोर होता है। और जो अभी तक का जो देखा गया है, तो जो टीम जिसने पहले बाद में बल्लेबाजी की है जिसने, वो टीम जीती है। अभी तक के जो इस बार के जो 5 मैचेस हुए हैं, वो जो सेकेंड टाइम, इसका मतलब टॉस का जो है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा महत्व फिर है। और देखना होगा कि आगे ये कैसे वो टूटता है। बिल्कुल। और सर एक चीज और भी है, जी। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, दोनों ही टीमों में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स दोनों टीमों में हैं। मैं जब से ये 2008 से मैं इस पूरे आईपीएल में अगर इन्वॉल्व रहता हूं, देखता हूं, मैं तब से देख रहा हूं, एक चीज दिक्कत होती है। आप डेक्कन चार्जर्स से जब वो उसमें एंड्रू साइमंड्स थे, वहां पर कामरान अकमल थे, वहां पर शाहिद अफरीदी थे, हर्षल गिब्स थे और वीवीएस लक्ष्मण थे, तमाम बड़े प्लेयर थे, लेकिन वो टीम जीत नहीं पाई। फिर उसकी जर्सी चेंज हुई, एडम गिलक्रिस्ट आए, फिर तब भी उतने बड़े नाम थे, लेकिन वहां पर टी सुमन चले, वहां पर रोहित शर्मा को हम जाने, वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से जो लोकल प्लेयर्स थे उनको लेकर आए और वहां पर उन्होंने जो इंडियन विकेट्स को जानते थे उन्होंने परफॉर्म किया। मुझे लगता है कि यही एक दिक्कत है। अब जो आईपीएल टीमें बन रही हैं, हम लोग बहुत ज्यादा निर्भर हैं विदेशी प्लेयरों पे, उन 4 प्लेयरों पे बहुत ज्यादा डिपेंड रहते हैं। कल समीर रिजवी अगर ना चले होते तो शायद कोई मैच का रुख कहीं और होता, लेकिन जिस तरीके से समीर रिजवी ने इंपैक्ट प्लेयर पर उनको उतारा गया, डीसी के जो मैनेजमेंट ने भरोसा जताया, इसी वजह से उनको फायदा मिला। आज भी देखिए ना आप, पैट कमिंस नहीं है, कप्तान ईशान किशन है, 80 रन पहले मैच में बनाए हैं, लेकिन अभी भी लगातार उनकी टीम जो है उस तरीके का सपोर्ट उनको नहीं मिला, चाहे ट्रेविस हेड हो, चाहे अभिषेक शर्मा हो या कोई अन्य प्लेयर हो। वहीं अजिंक्य रहाणे की अगर हम बात करें तो यहाँ सुनील नारायण नहीं चल रहे हैं, यहाँ पे कैमरून ग्रीन नहीं चल रहे हैं। कैमरून ग्रीन पर इतना ज्यादा पैसा लगाया गया, प्राइस टैग है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए उनसे बॉलिंग नहीं कराई जा रही है। तो सर ये कुछ मुझे लगता है टीम बैलेंस जब बनती है तभी ऐसा होता है, वरना फिर कोई मतलब नहीं है। देखिए, अब ये नया साल है, नया वर्ष है, अभी टीमों की शुरुआत हुई है। कहीं ना कहीं जो पुरानी जो हमारी कमियां होती हैं उनसे सीख लेके हम आगे बढ़ते हैं, टीम के कॉम्बिनेशन उसी हिसाब से बनाते हैं। जहां तक कोलकाता की प्रारंभिक बल्लेबाजी का सवाल है, तो जो सुनील नारायण है वो तो देखिए पिंच हिटर के रोल में आते हैं, जिस दिन वो चल जाते हैं, और उनके बेसिकली सक्सेस रेट ठीक ठीक है, बहुत बड़ा नहीं होता है जिस हिसाब से बल्लेबाजी है करते हैं। और टीम को भी मालूम है कि वो जो भी दे जाएंगे हमें वो एक बोनस के रूप में होगा, और जिस दिन चल गया तो उस दिन ठीक है। अजिंक्य रहाणे एक कप्तानी की तो डेफिनेटली, जैसे पिछले मैच में भी एक उन्होंने अच्छी पारी खेली, तो वो मिस्टर डिपेंडेबल तो वो रहे हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे रेड बॉल हो चाहे वाइट बॉल हो। और विकेट पे जो रुकने की क्षमता है उनके अंदर, एक जो सबसे बड़ी खासियत है, और बहुत ही इंटेलिजेंट प्लेयर हैं वो, मतलब उसको कैसे कंडीशन को कैसे यूज़ करना है उसको उनको अच्छी तरह से आता है। पर चूंकि वही जैसे हम बात कर रहे थे कि टीम में 1-2 बल्लेबाज नहीं, कम से कम हर मैच में 3 से 4 खिलाड़ियों को आगे आना होगा और एक अच्छी पार्टनरशिप बना के खेलना होगा। और जो शुरू के 6 ओवर होते हैं डेफिनेटली एक मुश्किल होता है, दुधारू तलवार की तरह होता है, पर उसमें चूंकि हर टीम उसका फ़ायदा उठाना चाहती है, मैक्सिमम 60-70 रन बना के, कम से कम 80 रन बना के, तो वो एक हमेशा ही रहेगा उसमें, क्योंकि उसका एक एज भी है। जब 9 खिलाड़ी सर्कल के अंदर होते हैं, 30 गज के दायरे में होते हैं, तो उसका फ़ायदा भी उठाना बहुत ज़रूरी है। और अगर बैटिंग शुरुआत में देखें तो इस वक्त देखिए आप, जो हैदराबाद की टीम है उससे अच्छी प्रारंभिक बल्लेबाज किसके पास है? नंबर 1 पे देखिए कौन वहाँ बैठे हुए हैं। और बस एक चीज़ मैं देखना चाहता हूँ कि जो इनका हेनरी क्लासन बैट्समैन है, उसको बहुत अर्ली जब आप ले आते हो तो वो अपना खुल के नहीं खेल पाता है। उसका जो खेल की शैली है, वो जो 12वें 13वें 14वें ओवर के बाद जब उसकी अगर बैटिंग आती है तो वो खिलाड़ी बहुत ही खतरनाक है। और सारे बॉलर जानते हैं कि वो जरा सा भी उसको अगर थोड़ा दूर का बॉल मिल जाता है तो उसको वहीं से वो उठा के एक 80-90 गज के स्टेडियम में कहीं भी बाहर वो डाल देते हैं। तो हेनरी क्लासेन डेफिनेटली बहुत ही एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, और जो T20 के क्रिकेट में उनका बहुत ही विशेष स्थान है। आपने देखा है पूर्व में कैसे कैसी उन्होंने पारियां खेली हैं,
और सबसे बड़ी चीज, जैसे आपने कहा कि दोनों टीमों ने 200 रन बना के भी मैच गंवाए हैं, तो डेफिनेटली अब यहाँ पे फिर सवाल आता है मन में कि और कितने बनाएं। क्या 200 भी कम है क्या? पर सवाल उठता है कि आप किस पिच पर खेल रहे हैं, ये देखने वाली बात है आज। और मेरे ख्याल से खास तौर से जो के आर के होम टीम है इनकी यहाँ पर अपने मैदान पर, तो डेफिनेटली थोड़ा सा इनको एज है। और पर मैं फिर भी देखना चाहता हूँ कि एक अच्छा मुकाबला हो। या बिल्कुल, और अच्छा मुकाबला तब होगा जब दोनों टीमें बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगी, क्योंकि ये जो दो पावर सोर्सेज हैं, एक तरफ रिंकू सिंह होंगे जो कि उप कप्तान है, एक तरफ अभिषेक शर्मा होंगे, ईशान किशन होंगे, हम देख रहे हैं वरुण चक्रवर्ती। सर, कुछ हालिया के मैचों में उनका फॉर्म थोड़ा सा डगमगाया है, वो मुझे लगता है फिर उस दौर में चले गए हैं कि उनकी बॉल जल्दी रीड हो जा रही है, जो उनका थ्रोइंग आर्म है उसमें मैं देखता हूँ, क्योंकि आप खुद अच्छे स्पिनर रहे हैं, आप अच्छे से बता सकते हैं कि वरुण चक्रवर्ती जो गुगली डालते हैं वो अब आसानी से रीड हो रही है और उनकी कैरम बॉल को भी आसानी से बल्लेबाज पड़ रहा है और उस पर हिट लगा रहा है। नॉर्मली देखिए, जो बॉल की ट्रेजेक्ट्री है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, और ट्रेजेक्ट्री के दो चीज़ें होती हैं, उसी में डिसेप्शन भी होता है। अगर आपको जब तक देखिए, अगर आप वरुण चक्रवर्ती जैसे बॉलर को आप टीम में लाए हैं और उन्होंने अगर 4 ओवर के स्पेल में 2 या 3 विकेट नहीं लिए, तो फिर आप मान के चलो कि आपकी टीम के लिए मुश्किल है, मतलब स्पिनर्स का जो उसको रोल निभाना है। सिमिलरली जो सुनील नारायण का काम है, तो वो थोड़ा सा रनों को चेक करते हैं, उस पर ज़्यादा बैट्समैन प्रहार नहीं करते हैं खुल के। पर चूंकि देखिए T20 का क्रिकेट है, इसमें कंसिस्टेंसी तो बहुत बड़ा सवाल होता है सबके लिए। और मेरे ख्याल से उम्मीद है, जिस प्रकार के वो मजे हुए खिलाड़ी हैं और उनके अंदर ये काबिलियत हमेशा रही है, इट इज़ अ मैटर ऑफ ओनली टाइम। और कैसे वो अपनी बॉलिंग के उससे प्रतिद्वंदियों को, एक प्रेशर तो है ही उसका, ये मान के चलिए इतना आसान नहीं है। जो जो अपोनेंट होते हैं उसके ऊपर चांस जरूर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है इसके ऊपर चांस नहीं लेंगे हम तो फिर हमारे लिए और दबाव ये डालेंगे। तो इस चक्कर में जिसको बोलते हैं हम काउंटर अटैक करना, तो उस काउंटर अटैक में मेरे ख्याल से एक ये मुकाबला होता है, प्रेशर गेम होता है, उसमें जिसने जीत ले ली उसने जीत ले ली। या बिल्कुल, मुझे की प्लेयर्स सर आज, यानी मैं ट्रेविड हेड को देखना चाह रहा हूँ। ट्रेविस हेड आज अच्छा परफॉर्म करे, अजिंक्य रहाणे और रिंकू सिंह, ये 2-3 प्लेयर हैं, और कैमरून ग्रीन, ये इन सब प्लेयरों पर मेरी आज खास नज़र रहने वाली, क्योंकि कैमरून ग्रीन पिछले मैच में ही लगा कि बॉलिंग क्यों नहीं की। रिंकू सिंह जो कि उप कप्तान है, और मैं बहुत अरसे से कहता आ रहा हूँ कि रिंकू सिंह को आप थोड़ा ऊपर खिलाइए, वो आपकी टीम को बैलेंस कर देंगे और आपको एक अच्छा मिड ऑर्डर बल्लेबाज, उनको पिंच हिटर के तौर पर ही इस IPL में यूज़ किया जा रहा है। दूसरी तरफ ट्रेविस हेड, वो साथ अभी तक नहीं आ पाया है, क्योंकि पहला ही मैच है, लेकिन इससे पहले मैं वर्ल्ड कप को भी अगर देखूं तो वो वाला अभी ट्रेविस हेड में देखने को नहीं मिल रहा है, जो वन हैंडेडली मैच को बिल्कुल बदल देते थे। देखिए, जैसे हमने अभी तो टूर्नामेंट की शुरुआत ही है, और मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट एक साथ जब बैठती है तो कई सारे मुद्दों पहलुओं पर बात करती है। और पर आजकल का मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि टीम मैनेजमेंट ज़्यादातर खिलाड़ियों को खुल के खेलने का सपोर्ट करती है वहाँ पर, क्योंकि जब तक आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे अंदर जाके, और ख़ासतौर से ऊपरी क्रम के जो बल्लेबाज हैं, और ट्रेविस हेड की तो खेलने की शैली वैसी ही है, आपने देखा ही है वो कि बहुत ही आक्रामक खिलाड़ी हैं वो। मतलब वो जैसे अगर 8-10 ओवर खेल जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अपने खुद के 60-70 रन खुद स्कोर बोर्ड के ऊपर होते ही हैं। तो और सबको मालूम है कि प्रतिद्वंदियों को कंट्रोल में करने के लिए, और जैसे मैंने आपको बताया कि जो हैदराबाद की टीम है वो बार बार उनको जो एक चीज़ याद दिलाते हैं कि आपका जो बैटिंग है वही आपकी ताकत है, तो क्यों ना उस पर अच्छी तरह से उसको प्रहार करके किया जाए। अब चूंकि उपक्रम के बल्लेबाज हैं, ऊपर आते हैं ये, और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये अगर अब वो शैली चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उसके क्या कैसे उसको वो हैंडल कर पाते हैं। पर जनरली तो मैं समझता हूँ कि अभी बहुत बड़ा टूर्नामेंट आगे बाकी है और उनका दबाव रहता ही है गेंदबाजों के ऊपर। मेरे ख्याल से वो सिर्फ मुझे लग रहा है सबसे बड़ी चिंता का विषय है अभिषेक शर्मा की फॉर्म है, जो वो एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है। उसको वो कैसे टीम मैनेजमेंट, तो मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली एक मैच विनर खिलाड़ी हैं, उनको सपोर्ट मिलता रहेगा, पर वो कितनी जल्दी, एक मेरे ख्याल से एक उनको अच्छी पारी चाहिए जिसमें उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा
और फिर मुझे लगता है कि वो क्योंकि सच पूछिए तो लोग इतने सारे लोग जो देखने आते हैं आज भी इंडिया टीम के वो मेन प्रारंभिक बल्लेबाज हैं, तो जैसे ही जब वो बल्लेबाजी करने आएंगे तो हर व्यक्ति एक उम्मीद लेके आएगा कि आज हमें एक अच्छी पारी अभिषेक शर्मा से देखने को मिलेगी, और मेरे ख्याल से इसी की तलाश में वो खुद भी हैं। तो मेरे ख्याल से हमारी सब शुभकामनाएं उस युवा खिलाड़ी के साथ है कि जल्दी आए और वो धमाकेदार अपनी बल्लेबाजी से जो वहाँ पे लोग आते हैं, कि हालांकि आज तो केकेआर का मैदान है वहाँ पर, और उसको कितना सपोर्ट मिलता है देखने वाली बात है। पर चूंकि खिलाड़ी का अपना एक लय होता है, जब वो खेलता है तो फ्लो में होता है वो, और उसी के हिसाब से वही एक सही तरीका है उसके लिए बेस्ट परफॉर्म करने का। क्योंकि कि अभिषेक शर्मा की बैटिंग सिर्फ ग्राउंड्स पे ही जो लोग होते हैं उनको नहीं, जो टीवी पर देख रहे हो, जो या किसी भी माध्यम से मैच को देख रहे होते हैं, उनको भी बड़ी उत्सुकता होती है कि आज अभिषेक शर्मा कैसा परफॉर्म करेंगे, आज रिंकू सिंह कैसा परफॉर्म करेंगे, आज वरुण चक्रवर्ती कैसा परफॉर्म करेंगे। तो ये प्लेयर्स के लिए बड़ा थोड़ा मुझे लगता है उनके कंधों पे बर्डन ज़्यादा होता है कि भाई बहुत सारे लोग, बहुत सारी आंखें में देख रही हैं। सर जल्दी से अब आपका प्रेडिक्शन भी जान लेते हैं कि आज आप किस टीम के साथ है, क्योंकि आपने कलकत्ता और हैदराबाद में कलकत्ता को थोड़ा सा अपर हैंड दिया, तो मुझे लगता है आप कलकत्ता को जिता रहे हैं। जी, आज के मैच में कलकत्ता के पास अपने ही एडवांटेजेस हैं और होम ग्राउंड का उनको फायदा है। और सबसे बड़ी चीज, दोनों टीमों का जो अभी तक के मेरे ख्याल से कुछ 30 मुकाबले हुए हैं जिसमें 20 में केकेआर जीती है, तो वो अपने आप में भी एक बहुत बड़ा वो है। पर चूंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, मेरे ख्याल से हर आदमी देखना चाहेगा कि कुछ ना कुछ अच्छा हो इस खेल में। और हम जो यूपी वाले हैं, हमारे लिए रिंकू सिंह की जो है उप कप्तान भी हैं टीम के, तो उनकी एक अच्छी पारी जो है उसका भी हमें इंतजार है, जितनी जल्दी वो फॉर्म में आएंगे। और रिंकू का पर एक जो स्थान है मैं समझता हूँ टीम में, उसका भी 14वें 15वें ओवर के बाद ही आता है। तो ये मान के चलिए 14 ओवर तक उसकी बल्लेबाजी अगर ना आए 15 ओवर तक, उसके बाद फिर वो जो जिस हिसाब से उसकी खेलने की शैली है, और मैं आशा करता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी का वो बहुत ज़्यादा बोझ कंधे पर न लें, और उनकी जो नॉर्मल खेल की शैली है, एक आक्रामक और डोमिनेट करके खेलने वाली, वैसा रिंकू सिंह हम देखना चाहते हैं। जी सर, स्कोर क्या होने वाला है? और स्कोर के साथ साथ सबसे अहम चीज जो लगातार 5 मैचों से चली आ रही है, टॉस पे बहुत कुछ निर्भर है। टॉस जीतने आई टीम को क्या करना चाहिए, और उसके बाद मैं स्कोर की ओर भी जाऊंगा। मैं समझता हूं कि ये कोलकाता का भी वही एक इशू आता है, जो बाद में टीम बॉलिंग करेगी उसके लिए चुनौतियां होती हैं। तो आज के मैच में भी सेम सिचुएशन आएगी। जो टीम पहले जो टॉस जीतेगी वो बॉलिंग करके मतलब सेकंड इनिंग में चेस करना ज़्यादा पसंद करेगी। और लेट्स सी नाउ टॉस किसके फेवर में जाता है। और जहाँ तक टोटल रन का सवाल है, मैं समझता हूं कि थोड़ा एक कॉशियस अप्रोच लेके दोनों टीमें आएंगी, क्योंकि वो पहली जीत की तलाश में है दोनों टीमें। तो कॉशियस अप्रोच में मान के चलिए कि जो कोलकाता का मैदान है, इसमें 180-90 का जो स्कोर होगा वो एक अप्रोच लेके चलेंगी। और एनीथिंग मोर देन 180-90 विल बी ए बोनस फॉर देम। अगर कोलकाता के मैदान में 200 से पार कर गया जिस टीम ने अगर पहले बल्लेबाजी करके, तो आप मान के चलिए कि उसने अपना एक अच्छा शुरुआत दे दी है उस मैदान में। जी, क्योंकि जैसे कि हम दोनों कप्तानों की बात करें, वहां पर हम देख रहे हैं अजिंक्य रहाणे और ईशान किशन, चूंकि पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन ईशान किशन की कप्तानी में मुझे सर मैं बस जो कंसर्न रहता है, मैं पहले मैच देख रहा था, इसे सैयद मुश्ताक अली भी जब मैंने फॉलो करी, वो थोड़ा बॉलर्स पे चेंज करने के मूड से रहते हैं कि जैसे 3 ओवर करा लिए, 3-3 ओवर के स्पेल कराते हैं वो और दूसरी चीज किसी एक बॉलर पर निर्भर नहीं होते हैं वो। तो मुझे लगता है एक बॉलर पर उन्हें भरोसा करना पड़ेगा, चाहे वो स्पिनर हो या मीडियम पेसर। ईशान किशन के अंदर मुझे ये थोड़ी दिक्कत लगती है, जो मैंने इस आईपीएल के पहले मैच में देखी और इस सैयद मुश्ताक अली में भी देखी मैंने। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो T20 का क्रिकेट है, आपने तो 3 ओवर बताए, 3-3 ओवर ये बहुत बड़ा स्पेल होता है। आज के समय में अगर किसी बॉलर ने पहला ओवर एक अच्छा डाल दिया है, तो आप कोई गारंटी नहीं कि उसका दूसरा ओवर भी अच्छा जाएगा, क्योंकि बल्लेबाज उस पर एकदम से वो जो देखता है और उसी प्रकार से उस पर अटैक का प्लान करता है। तो मेरे ख्याल से जो परिवर्तन है वो बहुत ही स्वाभाविक है, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एक ओवर भी करा के अगर आप क्योंकि खिलाड़ियों को पता है कि उनको जो 4 ओवर का स्पेल है वो उनको 2 या हो सकता है 3 ओवर के भी स्पेल में डालना पड़ेगा, अनलेस वो
जो आखिरी के जो ओवर के बॉलर होते हैं, पर ये उसमें कोई हार्म नहीं है मेरे ख्याल से। जो इस तरीके की जो शैली है T20 की, वहां पर आपको प्रिपेयर रहना है कि आपको एक ओवर डालना है, अच्छा हुआ तो भी कोई गारंटी नहीं है आपको अगला ओवर मिलेगा, बिकॉज हर जो टीम है, कप्तान एक सरप्राइज एलिमेंट लेके आना चाहता है कि बैट्समैन उस पर भी थोड़ा सेट होए, उसको भी देखे, नए बॉलर को देखे क्या करे। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है, ये जो खेल का भाग है, तो इसमें कोई वो नहीं है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज एसआरएच बनाम केकेआर का मैच है। अब देखना होगा कि एसआरएच अपनी जीत का खाता खोलेगी या केकेआर अपने होम ग्राउंड का फायदा उठाकर पहली जीत हासिल कर लेगी। तो फिलहाल मेरे साथ गेम प्लान में इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।